चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप जिस कोर्स में एनरोल हुए हैं, जिस बैच को पढ़ रहे हैं, वो कौन सा बैच है? ये आपका बैच है रसायन शास्त्र का, जो अगले 60 दिनों में हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। मैं बार बार इसलिए रिमाइंड दिलवाता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चले कि आपको भी मेहनत करना है। और एक ज़रूरी जानकारी, जो 20 जनवरी तक ये ऑफर था 999 का, इसको कुछ दिनों के लिए 25 जनवरी तक और एक्सटेंड कर दिया गया है, तो बाकी बच्चे भी इसका फिर लाभ ले पाएंगे। और बाकी आइए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो क्लास हम लेंगे वो सबसे एकदम बेसिक वाला क्लास हम लोग लेंगे कि केमिस्ट्री आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। मतलब आज की क्लास के बाद आप कहें कि केमिस्ट्री के जिस चैप्टर में भी आप चले जाएं, कोई भी रसायन शास्त्र का चैप्टर हो, उसमें आपको सब समझ में आए। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि रसायन शास्त्र होता क्या है, केमिस्ट्री होता क्या है, उसको हम पहले समझते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं रसायन शास्त्र। मैं आपको ये बता दूं, ये जो पीडीएफ है हमारे ऐप में मिल जाएगा, जो ऐप में आप पढ़ रहे हैं, और ये लाइव सेशन है। कुछ भी डाउट होता है आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक। तो रसायन शास्त्र क्या है कि देखिए, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, पदार्थों के प्रकृति के बारे में जानते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, उनके कणों के आधार पे, अणुओं के आधार पे। बच्चे ने लिखा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए पढ़ते हैं। तो अब यहां पर रसायन शास्त्र के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि अगर कोई पदार्थ है ना, तो वो पदार्थ का रूप कैसे बदल रहा है, जैसे वो द्रव है, ठोस है, गैस है, उनके बीच में अणुओं की, उनके कणों की क्या प्रकृति है। अब पहले तो आपको यही समझना होगा कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किसे कहते हैं। तो मतलब मोटा मोटी समझ में आ गया कि हम लोग पदार्थ की प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ की प्रकृति, उनकी संरचना, रासायनिक गुणधर्म, ये सब चीजें जो है हम पढ़ते हैं रसायन शास्त्र में, इत्यादि ये चीजें हम पढ़ते हैं। तो अब जब हम बात करते हैं, सबसे स्टार्टिंग करते हैं कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ के बारे में बहुत ही सिंपल, एक बहुत ही आसान परिभाषा है कि जिसके पास द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, मुझे डू यू टेक लाइव क्लासेस इन इंग्लिश? इंग्लिश का जो कोर्स है वो आपको ऐप में जो है उसमें मिलेगा। उसमें अभी लाइव क्लासेस नहीं है, बट कोर्सेस अपडेट हो रहे हैं, वो भी जल्दी अपडेट और होगा। तो जैसा रहेगा तो उसमें अपडेट कर दिया जाएगा आपको। तो पदार्थ की हम बात कर रहे हैं यहां पर। पदार्थ क्या है, इसके पास दो चीजें होनी चाहिए। जिसके पास द्रव्यमान हो और जो स्थान ग्रहण करता हो, या आप बोल सकते जगह घेरता हो। ये परिभाषा पूछेगा नहीं, भर में बोल रहा हूं यहां पे, जगह घेरता हो, उसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो जी दुनिया में तो हर वो चीज, हर किसी के पास द्रव्यमान होता है, भले वो कम हो या ज्यादा हो, द्रव्यमान तो रहेगा है ना, द्रव्यमान तो नहीं बदल जाएगा उसका। अब हवा है, पार्टिकल, समथिंग, कुछ भी आप ले रहे हैं, हर किसी के पास आपको द्रव्यमान दिखेगा यहाँ पे। तो उदाहरण के लिए यहां पर हम आपको दिखा देते हैं, जैसे कि आपका पेन हो गया, जैसे आपका किताब हो गया, आप खुद भी तो हो गए, जगह ले रहा है, उसके पास द्रव्यमान है, सीधी सी बात है। हवा हो गया, हवा भी तो जगह लेता, द्रव्यमान हो गया। जल हो गया, ये सब जो है क्या है, दुनिया में जितनी चीजें हैं वो सब के सब क्या है, पदार्थ है। अब सवाल यहां पर यह आता है कि जो पदार्थ होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग में लेके जाएंगे, बैक में एकदम लेके जाएंगे, पुराने समय में लेके जाएंगे, तो वहां पर लोगों ने देखा जैसे ईंट है। अब ईंट को आप तोड़ेंगे तो है ना, बुराका बुराका सा निकलेगा, छोटा 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 कण निकलेगा। तो लोगों ने कहा जो पदार्थ होता है ना, वो कणों से मिलके बना होता है, मतलब सूक्ष्म कणों से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे अगर इस सीक्वेंस को हम लेके आएंगे तो हमने कहा ये पदार्थ किससे मिलके बना होता है, तो ये जो है
सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। बड़ी अच्छी बात है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। लेकिन आगे के वैज्ञानिक लोगों ने और आगे का सोचा, यार जो छोटा सा सूक्ष्म कण है ना, वो और भी तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता होगा। हाँ, बात तो सही है, छोटा वाला तो और छोटा होता है। तो यहां पे आगे के सिद्धांत को बढ़ाया गया और कहा गया कि एक छोटा कण जो आप लेंगे वो भी और इससे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसका नाम बोला गया अणु। ये अणुओं से मिलकर बना होता है। अणुओं, अणु लिख दो, अणुओं लिख दो मैं, ज्यादा है ना, अणुओं से मिलकर बना होता है। अब सबको लग रहा था कि जो अणु होता है ना वो सबसे छोटा होता है, अब इससे छोटा तो कुछ नहीं होगा, है ना, इससे छोटा तो कुछ होगा ही नहीं, ऑलरेडी बहुत छोटा हो गया। रीजन ये है कि यहां तक हमें दिखाई देता था, इसके बाद से तो दिखाई नहीं देगा। लेकिन आए डाल्टन साहब। डाल्टन एक स्कूल टीचर थे। डाल्टन ने आए और डाल्टन आने के बाद उन्होंने बताया, तो डाल्टन ने बोला कि ये जो एक अणु होता है ना, ये भी और सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और जिसका नाम दिया परमाणु, यानी ये परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु को इंग्लिश में एटम बोलते हैं, जिसका मतलब होता है एटोमियो, जिसका मतलब होता है अनडिविजिबल, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। और डाल्टन ने जो शब्द दिया था एटम, यानी परमाणु, इसको हिंदी में हम कहते हैं, यहां बिल्कुल लास्ट उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया था कि ये आपके पदार्थ का सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा कण है, इसके बाद आप नहीं बांट सकते हैं। आपके चैप्टर में थोड़ा सा डाल्टन के बारे में पढ़ना है, तो मैं बता रहा हूं, आप मतलब इससे ज्यादा आप कर ही नहीं सकते, बिल्कुल लास्ट है, अब इससे छोटा हो ही नहीं सकता है। तभी तो एटम लिया था। एटम मतलब ग्रीक वर्ड होता है एटोमियो, मतलब अनडिविजिबल, जिसको आगे बांटा नहीं जा सकता है। और डाल्टन का ये जो सिद्धांत था, ये जो उन्होंने चीजें बताई थी, परिसंकल्पनाएं बताई थी, बाकी चीजें बताई थी, वो झूठी साबित हुई। झूठी इसलिए साबित हुई कि वैज्ञानिक लोग रुकते नहीं हैं, वो एक दूसरे के वैज्ञानिकों के जो सीक्वेंस होता है उसको फॉलो करते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं, और फाइनली वो सोचते रहते हैं कि आगे भी कुछ खोज हो, आगे भी कुछ हो, खोज हो। और इसी दौरान देखा गया कि जो परमाणु होता है वो 3 आधारभूत कणों से मिलकर बना होता है। आधारभूत, मैं क्या बोल रहा हूं, आधारभूत, फंडामेंटल, एकदम फंडामेंटल, जो सबसे नीचे हम बात करते हैं। और वो था इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ ही ढूंढे गए, एक साथ ही खोजे गए, और ऐसा भी नहीं है कि एक ही समय में खोजे गए हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने बताया है। मैं एक आपको ट्रिक बता दूंगा, आप याद रखना उसको। लेकिन फिलहाल ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ई से सूचित करते हैं, जिसको नेगेटिव यानी ऋणात्मक आवेश होता है इसके ऊपर। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, ये आप उदासीन होता है। और प्रोटॉन पे जो होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, तो ये 3 होते हैं। ये 3 कैसे एडजस्ट होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इससे पहले ये समझिए कि अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो इसी सीक्वेंस में पढ़ते आ रहे हैं कि जी पदार्थ है, पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, ये सूक्ष्म कण और छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं, ये अणु और छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और ये परमाणु मतलब एक सिंगल परमाणु 3 आधारभूत कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। इनकी संख्या कितनी होती है, कहां अरेंज होता है, परमाणु कैसा दिखता है, ये आपके अध्याय 2 यानी परमाणु संरचना में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी केवल हम बेसिक पढ़ रहे हैं, तो बेसिक चीजों में हम केवल उतना ही पढ़ेंगे जिससे कि चीजें हमारे सामने क्लियर रहे, साफ साफ समझ में आए। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ये जो सूक्ष्म कण होते हैं, जो आपस में पार्टिकल्स कण होते हैं, इनके बीच में कुछ क्या होते हैं, गुणधर्म होता है। कैसा गुणधर्म होता है, तो ये जो कण होते हैं इसके आपस के बीच में एक आकर्षण का बल लगता है ना, एक आकर्षण का बल लगता है जो एक दूसरे को खींच के रखते हैं। जैसे कि आप पढ़ते हैं ठोस के बारे में, द्रव के बारे में, गैस के बारे में। तो जी अगर हम मान के चलिए कि ये अपना ठोस है, तो ठोस में जो कण होते हैं वो बड़े टच में होते हैं। यहाँ पर जो आकर्षण का बल होता है यहाँ पे बहुत ही तगड़ा वाला होता है यहाँ पे, क्योंकि नजदीक नजदीक होते हैं यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ सारे पार्टिकल्स इस तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे फटाफट बनाते हैं, बहुत लंबा टाइम चल जाएगा। तरस बना देता हूँ, देखो भर देता हूँ यहाँ पे। ये आपका ठोस हो गया,
और जो द्रव होता है आपका, उसमें जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, इस तरीके से, ऐसे। तो अब द्रव में क्या होता है कि इनके जो आकर्षण बल होता है इन कणों के बीच में, इनसे थोड़ा सा कम हो जाता है। मुझे मालूम है बहुत बच्चों को ये सब आता है, लेकिन फिर भी रिवीजन है, बेसिक है, तो आपको देखना ही पड़ेगा। और आगे बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम गैस में आते हैं तो ये देखो दूर दूर होता है। अब होता क्या है ना कि हमें लगता है हमें सब कुछ आता है, लेकिन कई बार चीजें एक लाइन में नहीं होती है, बट अगर एक लाइन में हम देख ले तो दिमाग में और अच्छे तरह से फिट हो जाता है। हम डिटेलिंग जा ही नहीं रहे इन सबके ऊपर क्या कैसे होता है, बट नॉर्मल बता रहे हैं यहाँ पे। तो इनके बीच में होता है, इनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है, ये दूसरे में कंपन कर रहे होते हैं। तो ये कुछ चीजें होती है जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की खोज किसने किया है, ये भी हम आपको ट्रिक बता देते हैं। कैसे अरेंज होते हैं वो भी आपको अगले स्लाइड में बता। देखो, तो पहले तो ये समझो कि एक ट्रिक है यहाँ पे, वो ट्रिक है ईंट पर नाच। कौन सा ट्रिक है? ईंट पर नाच। ई से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। और टी से क्या हो गया? थॉमसन। जे थॉमसन नाम था, इंग्लिश में थॉमसन कहते हैं और हिंदी में टॉमसन कहते हैं। आगे पी से क्या हो गया? प्रोटॉन। और आर से क्या हो गया? रदरफोर्ड। एन से क्या हो गया? न्यूट्रॉन। और च से क्या हो गया? चैडविक। ठीक है, ये तीन के बारे में पढ़ते हैं, समझ रहे हो? चलो 1 मिनट होल्ड करना जरा। चलिए, तो ये हमने ट्रिक आपको बता दिया यहाँ पे। अब यहां पर देखिए इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, इसको समझते हैं। यहां पे कैसे इसको अरेंज किया जाता है। तो होता क्या है कि परमाणु संरचना जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप बहुत सारे वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे। मैं डिटेलिंग नहीं जा रहा हूं, मैं आपको एकदम जो बिल्कुल मान्यता प्राप्त है ना, जिसको सभी लोग फॉलो करते हैं, जो फाइनल है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो एक नाभिक होता है और नाभिक में पाया जाता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये राजा रानी की तरह होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नाभिक बोलते हैं। और इसके बाद में कक्षा होता है, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, है ना, चौथा, ऐसे करके हम बोल सकते हैं यहाँ पे। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट इसको समझते हैं सबसे पहले, तो ये अपना हो गया नाभिक। ये क्या हो गया? नाभिक हो गया अपना। तो नाभिक के बाद जो है अब हम पढ़ेंगे कक्षाओं के बारे में। तो कक्षा क्या कहेगा यहाँ पे? तो कक्षा यहां पर कहेगा, देखो ये हो गया n इज इक्वल टू 1 पहला, ये n इज इक्वल टू 2 दूसरा, ये n इज इक्वल टू 3 तीसरा। तो अब जब हम बोलेंगे पहले वाले को, तो पहले वाले को बोलेंगे k कक्षा, दूसरे वाले को बोलेंगे l कक्षा, और तीसरे वाले को बोलेंगे m कक्षा। ये बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूं जो आपको मालूम होना चाहिए। तो हम क्या बोल रहे हैं? KLM, है ना, KLM यानी K कक्षा, L कक्षा, M कक्षा की बात कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा आपका एक अरेंजमेंट है जो आप सामने से देख पा रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहां होता है? तो याद रखिएगा, जितने रिएक्शंस होते हैं, जितना फॉर्मूला बनता है दुनिया में, जितना इधर से उधर चीजें हो रही है, आपका अणु बन रहा है, परमाणु बन रहा है, यौगिक बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, सब इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। आप कहेंगे सर फिर इलेक्ट्रॉन होता कहां है? अगर ऐसी बात है तो इलेक्ट्रॉन कहां होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है इन्हीं कक्षाओं में। बड़े ही सुचारू तरीके से, एक नियमित तरीके से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निर्धारित किया गया है। हर एक कक्षा में बोला गया है कि पहले वाले कक्षा में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे जो इस पे मूव कर रहे होंगे, और उनका जो ऊर्जा का स्तर होगा वो समान होगा, एक समान ऊर्जा का स्तर होगा। अभी आप पढ़ेंगे रदरफोर्ड के बारे में, बाकी के बारे में अध्याय 2 में, जिसमें आप जानेंगे कि क्या गलतियां रदरफोर्ड ने किया था।
कहाँ उनसे मिस्टेक हुआ था। और ये जो दिया है नील्स बोर ने दिया था ये डिजाइन। दूसरे वाले में 8 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और अगले वाले में जब आएंगे तो आप खुद निकाल लीजिए, मैं एक फॉर्मूला आपको बता देता हूं, उससे आप निकाल लेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 2n²। अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 गुना 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 2 गुना 1 यानी 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम दूसरे वाले का निकालेंगे तो 2 गुना 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, यानी 2 गुना 4 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। और अगर हम तीसरे वाले का निकालेंगे तो 2 गुना 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, यानी कि बाहर वाले में यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। रेड कलर से कर देता हूँ, बेसिकली आपको कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और कहीं यहाँ पर 18 डाल देता हूँ तो ठीक है। अब कैसे सर, आखिर कैसे आप कह रहे हैं कि इनकी वजह से प्रॉब्लम होता है, मैं आपको बताता हूं। देखो न्यूट्रॉन तो बाहर निकलता नहीं है ना, प्रोटॉन तो बाहर निकलता नहीं है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव कर रहा होता है। आप ऐसे समझिए एक महल है, महल के बीचों बीच में राजा और रानी है, रानी का राजपाट से कोई मतलब नहीं है ना, वो न्यूट्रल है, वो उदासीन है। लेकिन जो राजा है वो थोड़ा सा धनात्मक है, मतलब वो पॉजिटिव रहता है, अपने राज्य को बचाने के लिए सोचता है। लेकिन कुछ भी होगा रहेगा, कुछ भी लड़ाई होगा, युद्ध होगा, कुछ भी होगा, बाहर में सैनिक होंगे इनके, है ना, जो भी रहेंगे, और बीच में राजा और रानी रहेगा। तो जो सबसे बाहर में आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, कुछ भी होगा तो सबसे पहले कौन मारा जाता है? राजा थोड़ी मारा जाता, तो सबसे लास्ट में मारा जाता है, सबसे पहले इनके सैनिक मारे जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इनके सैनिक है और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की वजह से लेन देन होता है। अब किसी को इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उससे ले लिया, इलेक्ट्रॉन का उसको दे दिया, तो किसी पर धनात्मक चार्ज, धनात्मक आवेश आ गया, किसी पर ऋणात्मक आवेश आ गया। तो भाई साहब धनात्मक ऋणात्मक ये जो जितने आवेश मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं की वजह से जो है ये पूरा सिस्टम चलता रहता है और यौगिक बनता रहता है और पूरी की पूरी केमिस्ट्री चलते रहती है। सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये चीजें क्लियर हो गई होगी आपको कि मैं यहाँ पर क्या आपको समझाना और बताना चाह रहा था। अब अगली बारी आती है, हमें पढ़ने के लिए तत्वों के बारे में पढ़ना होता है। तो जैसे आप केमिस्ट्री में, या केमिस्ट्री छोड़िए, जैसे आप इंग्लिश में अल्फाबेट्स पढ़ते हैं, ABCD है ना, जेड तक पढ़ते हैं, A to Z पढ़ते हैं, उसके बिना आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते। हिंदी में आप 12 खड़ी पढ़ते हैं, है ना, या आप हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं, तो उसके बिना जो है आप हिंदी नहीं सीख सकते हैं। तो वैसे केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो टोटल वैसे 118 कहा जाता है, जिसमें अभी तक 116 तत्वों की बात की जाती है। तो 116 तत्व हैं जो पूरा का पूरा एक आधुनिक, जिसको हम बोलते हैं ना आधुनिक एक पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में सारे के सारे को अरेंज किया गया है। वो एक TMA का चैप्टर है जो आपको नहीं पढ़ना है, अध्याय 3 है, डिटेलिंग उतना है नहीं, बट ठीक है, आपको उतना नहीं, 20 तक केवल याद रखेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको ये पढ़ना है कि रसायन शास्त्र में, रसायन शास्त्र की अगर हम बात करें तो कुछ 116 तत्वों की जानकारी यहाँ पर है। 118 भी कहा जाता है, 116 तत्व है, जिसमें शुरुआत के 20 तत्वों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, मतलब आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। कितने बच्चों को यहाँ पर 1 से 20 तक चीजें याद है? कितनों को याद है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्या ये याद है आपको? ये याद रहना बहुत जरूरी है। फिर इनकी परमाणु संख्या, है ना, फिर हम बात करेंगे इनका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, ये याद रहना। अब याद नहीं रहेगा तो आप अब ABCD नहीं याद है, कहां से पढ़ेंगे यहाँ पे? तो यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, 2-3 वर्ड यहां पर आएगा। जैसे एक वर्ड आएगा आपका परमाणु संख्या। अब परमाणु संख्या क्या होता है? इसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं। कहते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। 30 तक याद है? बहुत बढ़िया, जिनको 30 तक याद है बड़ी अच्छी बात है ना। 20 तक तो ये निहाव याद रहना चाहिए। क्या बोलते हैं कि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है
जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो ही परमाणु संख्या कहलाता है। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे कि सर जो परमाणु होता है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ऐसा हमने सुना है। बिल्कुल सही सुना है आपने। तो सर हम परमाणु संख्या को जब बोलते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है तो हम ये क्यों नहीं बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है? अब इस बात को समझिए। क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में रहता है, प्रोटॉन तो ना बाहर निकल रहा है ना बाहर से आ रहा है, हो रहा है ऐसा क्या? अंदर में है। अब इलेक्ट्रॉन तो सैनिक है ना, इलेक्ट्रॉन तो सैनिक है। अब मान लेते हैं कि इस केस में, मान लो किसी केस एग्जांपल बता रहे, किसी केस में हमारे पास 10 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है, या 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन है। अब प्रोटॉन 11 है तो भाई 11 ही रहेगा, ना वो 12 होगा ना वो 10 होगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाती है। मान लो इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गया तो 9 हो गया तो क्या करोगे? परमाणु संख्या बदल दोगे। तो भैया हमें इलेक्ट्रॉन पे भरोसा ही नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन पे हमें भरोसा ही नहीं है, वो बदल जाता है। क्या लिख रहे हो यहां पर? कोई ट्रिक हो तो बताओ। ट्रिक तो स्टार्टिंग के लिए कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रयास है, मैं बताता हूं जो भी है। तो देखिए प्रोटॉन की संख्या करेंगे, क्योंकि देखो होता क्या है कि जो परमाणु होता है, परमाणु होता है वो एक तो उदासीन होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है, और तीसरा जो होता है वो धनात्मक होता है। समझिएगा इसको। कब कब होता है इसको हम समझा देना चाहेंगे आपको। तो जब उदासीन होगा तो जितना भी आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। और अगर ऋणात्मक होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होगा। धनात्मक होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा। तो इसी में केवल एक उदासीन का उदाहरण है जिसमें प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉन के साथ में। लेकिन ऋणात्मक और धनात्मक को क्या करेंगे? चाहे वो उदासीन रहे, चाहे वो धनात्मक रहे, चाहे वो ऋणात्मक रहे, उसका परमाणु संख्या थोड़ी बदल जाएगा। कोई आदमी है, कोई बिजनेसमैन है, वो चाहे गरीब हो जाए, है ना, चाहे बहुत अमीर हो जाए, चाहे एकदम न्यूट्रल रहे, उसका नाम थोड़ी बदल जाएगा, उसका उसका जो मतलब कुल खानदान है वो थोड़ी बदल जाएगा, वो तो वही रहेगा ना। तो हमें इलेक्ट्रॉन पे नहीं भरोसा। तो याद रखना यहाँ पर एक वर्ड और आता है, वो आता है परमाणु द्रव्यमान के नाम से आता है, जिसको द्रव्यमान संख्या भी हम लोग कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं। और वो जो होता है ये वाला न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जब जोड़ते हैं तो यही हमारा कहलाता है द्रव्यमान संख्या के नाम से भी इसको जानते। खैर नहीं बे, तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ लेके आना चाहते हैं रसायन शास्त्र में 116 तत्वों के बीच में जानकारी है, और इन 116 तत्वों में अलग अलग है जिसको हम लोग अलग अलग सिस्टमाइज करते हैं। जैसे मान के चलो हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन का जो प्रतीक होता है वो H होता है, और इसका जो परमाणु संख्या होता है वो 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के इस मतलब केस में यहां पर हमारे पास जो प्रोटॉन रहने वाला वो 1, इलेक्ट्रॉन रहने वाला है वो 1। अब इसका अगर हम बनाएंगे जैसा कि हमने आपको बताया था, तो ये हो गया N+P, ठीक है। और जितना हमें जरूरत होगा, जितना हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा उतना तो दिखा पाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो खाली 1 दिखा देंगे यहां पर, बस। ये बन गया हाइड्रोजन का। ऐसे ही और भी तत्वों के बारे में हम बना सकते हैं, K सेल, L सेल, M सेल कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे K सेल, L सेल की कहानी तो कुछ इस तरीके से जाएगा। मान लो यहाँ पर हम लिखते हैं KLM, तो KLM में खाली यहाँ 1 लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि L और M खाली है। लेकिन वही हम आगे लेते हैं, मान लो हाइड्रोजन के बाद में ले लेता हूँ सोडियम। मैं भी बताऊंगा इनके बारे में भी। सोडियम का जो प्रतीक होता है वो Na होता है, और वो कितना होता है? 11 होता है यहाँ पे। इसका मतलब है कि इसके पास जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वो 11 होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी वो 11 होगा। तो मैं लिख देता हूँ जितना P उतना ही E,
और ये हो गया 1। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही बनाएंगे, n+p। तो यहां पर कैसे करेंगे, पहले 11 को सिस्टमाइज करेंगे। कैसे सिस्टमाइज करते हैं समझिए ध्यान से। यहां लिखेंगे K L M। तो देखो यहां 2 हमने दे दिया, पहले वाले में K वाले में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, सीखो ये सब। और अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको सीखना होगा, ये तो बेसिक है। उसके बाद 11 में 2 चला गया तो 9 बचा, 8 तो इसी में आ गया और 1 इसमें बच गया, बच गया ना यहाँ पे। तो अब इसको अगर हम दिखाएंगे तो कैसा दिखेगा, ये दिखेगा ऐसा, इस वाले में 2 हो गया है ना, इस वाले में 8, 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया, और एक सबसे लास्ट में हो गया। तो एक अष्टक का नियम होता है। अष्टक का नियम क्या कहता है कि आपके बाहे में, यानी के वाले पहले वाले के छोड़ के एल एम आगे कोई भी हो, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब वो जाके स्थिर हो पाता है, स्टेबल हो पाता है। और इसी 8 की लड़ाई है, और इसी 8 की लड़ाई में कोई अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है इरिटेट होकर, और कोई किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब इस स्थिति में देखें, इस केस में देखें, तो सोडियम का जो सबसे बाहर में है ना, वो हम देखेंगे कि सबसे बाहर वाले केस में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या इसे कोई 7 इलेक्ट्रॉन अपना देगा, देगा 7 इलेक्ट्रॉन। किसी को बोलो, तुम किसी को बोलो जाके, आप बोलो कि भाई मेरे पास ना ऐसा है ना 100 रुपये का, 100 रुपया छोड़ो, मुझे ना 20 रुपये की बिस्किट खानी है, 1 रुपया मेरे पास है, 19 रुपया आप दे दो, देगा नहीं देगा। लेकिन आपके पास मान लो 18 रुपये, 2 रुपये घट रहा, कोई दे देगा। 15 रुपये होगा तब भी 5 रुपये दे देगा। तो कहने का मतलब है कि सोडियम पूरा कोशिश करता है कि भाई अब अपना मेरा 7 इलेक्ट्रॉन कोई दे दे ताकि हम पूरा हो जाए। कोई देता ही नहीं है इसको, तो मजबूरी में क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को बाहर निकाल देता है। जैसे ही ये बाहर निकालता है तो अब इसके पास केवल बचता है के और एल, और इसी तरीके से सोडियम जो चार्ज बनाता है वो बना देता है Na। 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो बनता है Na पॉजिटिव। यानी इसके पास था 2 8 1, और इसके पास केवल 2 और 8 बचता है। ठीक है, तो ये अस्थिर था, बड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन इसके अंदर स्थिरता आ गई, ये स्थिर हो गया। मेरा आपसे एक सवाल होगा, रसायन शास्त्र की दुनिया में अगर कोई स्थिर है, स्टेबल है, और कोई अस्थिर है, किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, स्थिर वाले की या अस्थिर वाले का? मुझे कमेंट में बताएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, है तो बहुत ही छोटा सा, लेकिन इस पे बड़ा बड़ा काम होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह वगैरह हर जगह पूछा जाता है। मुझे बताएंगे जरा। किसका आपको लग रहा है, स्थिर वाले का या अस्थिर वाले का? मान लो लाइफ में कोई स्टेबल है, बड़ा स्थिर है, सुखमय है, उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। जो बेरोजगार है, तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, किसकी एनर्जी लेवल ज्यादा होगी? तो लिखा है आपने अस्थिर वाले का, और बिल्कुल सही लिखा है। ये जो ऊर्जा है ना, अस्थिर वाले का ज्यादा होगा, स्थिर वाले का कम होगा। स्थिर है, शांति से बैठा, उससे थोड़ी ना ज्यादा है। जो स्थिर हो गया ना उसका ऊर्जा कम गया, समझिए। हम रसायन शास्त्र में चीजों को स्थिर करने की कोशिश करेंगे, स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, ऊर्जा को कम करेंगे। ज्यादा ऊर्जा करना कोई बहादुरी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि स्थिरता वाली केस में ऊर्जा कम होगा, अस्थिरता वाली केस में ऊर्जा ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां से देख रहे हैं Na+ यानी कि एक कैसा बना दिया, धनात्मक आयन बना दिया, धन आयन जिसको बोलते हैं यहाँ पे। तो यहां तक हो गया हो तो आगे हम लोग बढ़ा जाए। चलिए आगे आते हैं यहाँ पे। अब आते हैं तत्वों के ऊपर। देख लो जी, जो जो तत्व है यहाँ पे, यहाँ मैं तत्व लिख देता हूँ, ठीक है। और ये इसके संकेत लिख देता हूँ, संकेत प्रतीक जो भी आप बोलो, संकेत बोल देते हैं, प्रतीक बोल देते हैं। और इसकी परमाणु संख्या, मुझे पता बहुत बच्चों के से पहले से आता है, लेकिन कोई बात नहीं। ये हो गया परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। हिंदी मीडियम
सारे टीचर थोड़ी पढ़ा लेंगे। मैंने कहा ना 5 से 6 साल मैंने पढ़ा है हिंदी मीडियम का, अनुभव है मेरे पास। आप मेरे मुंह से कोई वर्ड देखते हो? सारे वर्ड में हिंदी में बोल रहा हूँ। मैंने भौतिकी पढ़ा है, उसमें भी अपेक्षित ये वो, यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ आपको मेरे मुंह से। मैं पूरी, अभी तो स्टार्टिंग है तो अब इतने साल हो गए हैं तो फिर भी मेरे जवान पे बैठा हुआ। पढ़ाते पढ़ाते देखना आप आराम से हो जाएगा। और जो इंग्लिश मीडियम खाली पढ़ा है, जिसने कभी हिंदी मीडियम ना पढ़ा है ना पढ़ाया है, तो वैसे कंडीशन में तो फिर दिक्कत हो गई होगा यहाँ पे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि यूज कम कर रहा होगा। चलिए सही है। तो यहाँ पर हम चलिए लिखते हैं, तत्व में सबसे पहले लिखेंगे हाइड्रोजन। जिसका संकेत होता है H, जिसकी परमाणु संख्या होती है 1 और परमाणु द्रव्यमान भी होता है 1। इसको ग्राम में बेसिकली हम लोग लेंगे, 1 ग्राम। यहां मैं ग्राम लिख देता हूं, चलो नहीं तो यहीं पर लिख देता हूं, यहाँ पर चलो समझ लेना यहाँ पे, या डायरेक्ट आपको समझाने के लिए यहीं पर लिख देता हूँ, 1 ग्राम लिख देता हूँ, ताकि डायरेक्ट आप देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। उसके बाद हीलियम, हीलियम हो गया He, और ये हो गया 2 और ये हो गया 4 ग्राम। लगभग डबल देखोगे, बट किसी किसी केस में ऐसा भी है कि डबल से थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, डबल से थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई कमेंट वगैरह तो नहीं है? चलो ठीक है, आगे बात करते हैं लिथियम। लिथियम अपना होता है Li, और ये परमाणु संख्या होती है 3, और इसका अगर हम करेंगे तो डबल 6 होता है, लेकिन ये होता है 7 ग्राम। कितना होता है? 7 ग्राम होता है। ये सब याद रखना होगा, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, ये सब आपको निकालने के लिए आएगा, ठीक है, जब हम मोल का बात करेंगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये हो गया आपका बेरिलियम, और बेरिलियम आपका हो गया Be, ये हो गया 4 और ये हो गया 9 ग्राम। उसके बाद आपका हो गया बोरॉन, जिसको हम B से सूचित करते हैं, प्रतीक B होता है इसका। ये 5वें नंबर पर है, और ये हो गया आपका 11 ग्राम। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कार्बन। कार्बन C से इसको संकेत देते हैं, सूचित करते हैं, 6 हो गया, और ये हो गया 12 ग्राम। आगे कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना? N, कितना है इसका परमाणु संख्या? 7, और ये हो गया 14 ग्राम। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना? O, ये हो गया 8, और ये कितना? 16 ग्राम। फिर हो गया फ्लोरीन, फ्लोरीन कितना? 9, और ये कितना हो गया? 18 ग्राम। एक लास्ट यहां पर 10वें नंबर पर नियॉन, Ne, ये 10 और ये हो गया 20 ग्राम। ये मैंने सबका यहां पर लिख दिया है। अभी 10 तक सबसे पहले हमें याद होना चाहिए, याद रखिएगा, 10 तक हमें याद होना चाहिए। मैं ऐसे कर देता हूं, कोई कंफ्यूजन न रहे। दस तक याद रहना बहुत ही कंपलसरी है। क्यों 10 तक याद रहना जरूरी है? क्योंकि 10 से याद रखिए, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। मैं ट्रिक एक है बता देता हूं आपको, लेकिन ट्रिक में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। डायरेक्ट याद रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ह ही ली बे ब क न ओ फ्लो नी, ऐसे बोलते हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे? आप अपने हिसाब से याद रखिए, ह ही ली बे ब क न ओ फ्लो नी। तो इससे ट्रिक से अच्छा डायरेक्ट याद रखिए, एकदम एग्जैक्ट 20 तक दिमाग में, चाहे 10 बार लिखना पड़े, मैं कहता हूं 50 बार लिखना पड़े।
आज इसको लिख के कंप्लीट करो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, गाने की तरह रट जाओ, एकदम से पूरा याद होना चाहिए, डायरेक्ट एकदम से कितना कितना जाएगा नहीं जाएगा, एकदम कंप्लीट होना चाहिए ये। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया अभी कितना से कितना तक, 1 से 10 तक। अब आगे आपको बताता हूं 11 से लेके 20 तक। फिर आपको बताता हूं कि हम लोग कैसे रासायनिक फॉर्मूला लिखेंगे, रासायनिक सूत्र कैसे लिखेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा आज के सेशन में यहाँ पे। ठीक है, अभी टाइमिंग है थोड़ा सा, बता दूंगा। चलिए फिर आगे से जो है हम लोग अपने चैप्टर पे आ जाएंगे और चैप्टर वाइज अपने लाइव सेशन में चीजें चलती जाएंगी। आगे बात करना चाहेंगे यहाँ पे, तो अब आपका यहां से सोडियम, है ना, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, और कैल्शियम। देख रहे हो, ये मैंने यहां पर लिख दिया, कहीं कोई मिस्टेक दिख रहा है हिंदी में आपको? हिंदी मेरा बहुत ही स्ट्रांग था जब मैं पढ़ता था, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे हिंदी में आते थे। साहित्य में मेरी बड़ी रुचि है और हिंदी मेरा बड़ा शुद्ध है, आप कहीं भी लिखवा लो, कुछ भी लिखवा लो, एकदम सही सही लिखेंगे। कहानियाँ और बहुत सारी चीज़ें, मतलब मेरे साहित्य में बड़ा रुचि है। जब मैं मान लो कि 5th क्लास में होता था, 7th 8th क्लास के सीनियर्स का बुक मांगता कि हिंदी का, पढ़ता था कहानियाँ। तो ये हिंदी में लगाव अगर आपका रहेगा तो इसीलिए मैं आपको ये पढ़ा भी पा रहा हूँ हिंदी मीडियम का। तो देखिए सोडियम से लेके हम कैल्शियम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसके फटाफट लिख देते हैं यहाँ पर। इसका सिंबल Na हो गया, इसका Mg हो गया। आप पूछेंगे सर सोडियम का Na क्यों हो गया है, कितने बच्चों को पता है कि सोडियम का सिंबल Na क्यों हो गया है? एल्युमिनियम Al हो गया, सिलिकॉन Si हो गया यहाँ पे, फॉस्फोरस P हो गया यहाँ पे, सल्फर S हो गया, क्लोरीन आपका Cl हो गया, आर्गन आपका कितना हो गया, Ar हो गया, पोटासियम, और ये कैल्शियम। कितने लोगों को पता है यहाँ पर 2 जगह पर चेंज हुआ है ना? यहाँ पे देखो, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ये 2 कैसे बदल गया? क्या लिखे? फ्लोरीन 2 बार आ गया है सर, फ्लोरीन 2 बार आ गया है। 2 बार कहाँ आया है? ठीक तो है। चलिए, तो यहां पर हम बात करेंगे कि कैसे यहां पर इसका नाम आया है, कैसे नाम आया है यहां पे। तो सोडियम का जो लैटिन नाम होता है वो नेट्रियम होता है, ठीक है। तो लैटिन नाम नेट्रियम होता है, नेट्रियम Na से स्टार्ट होता है, इसीलिए यहां पर Na लिखा गया है। वैसे ही पोटासियम का कैलियम होता है K, इसलिए K दिया है, बाकी इनके नेम के अकॉर्डिंग ही दिया गया है यहां पे। अब आगे बात करना चाहेंगे कि इनकी परमाणु संख्या कितनी कितनी होगी, तो जो सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में दे दो। नॉलेज सबके पास है, लेकिन क्या है, उसको अरेंज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो फंस जाते हैं। ये हो गया 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 और ये हो गया 20। इनके बीच में बहुत ही ट्विस्ट होता है, लेकिन फिर भी ठीक है। इन ट्विस्टों के बावजूद भी जब चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेलिंग यहाँ पर हम पढ़ते चलेंगे, सीखते चलेंगे। यहाँ पे ये नोट्स आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप में, जहाँ पढ़ रहे हैं। अब यहाँ देखिए इसके द्रव्यमान की बात कर लेते हैं जी, कितना कितना द्रव्यमान होगा इसका। तो जैसे सोडियम है, तो सोडियम 11 दूनी 22 हो गया, लेकिन ये होता है 23 ग्राम, याद रखिएगा। मैग्नीशियम का ठीक है 24 ग्राम होता है। आपका एल्युमिनियम का होता है 13 दूनी 26, लेकिन जाता है 27 ग्राम। इसका हो गया 28 ग्राम 14 का।
ये हो गया 31, 15 दूनी 30, लेकिन एक उसमें 31 जाएगा यहाँ पर, और ये 16 दूनी 32, 17 दूनी 34, 34 नहीं जाएगा, 35.5, 35.5 ग्राम। 18 का 40 ग्राम होता है, और देखिए 20 का भी 40 ग्राम होता है, मैं आपको बताऊंगा, और 19 का जो होता है वो 39 होता है। तो यहां पर मैं कुछ चीजें आपको हाईलाइट करना चाहूंगा, और वो हाईलाइट मैं ये करना चाहूंगा कि ये जो ये है और ये है, इन दोनों का ध्यान से देखिए, यानी कि आर्गन को और कैल्शियम को देखिए, इन दोनों का परमाणु संख्या अलग है लेकिन परमाणु द्रव्यमान एक ही है। क्या बोल रहा हूं? परमाणु संख्या अलग है, इसकी परमाणु संख्या 18 है और इसकी परमाणु संख्या क्या है, 20 है। तो जब ऐसी कोई स्थिति आए जहां पर दो तत्वों के परमाणु संख्या अलग हो, भिन्न हो, परंतु उनका जो परमाणु द्रव्यमान है वो समान हो, तो उसको समभारिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? समभारिक बोलते हैं। तो ये हो गया समभारिक का केस। समभारिक कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपका परमाणु संख्या तो समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो, अलग अलग हो, तो उसको समस्थानिक कहते हैं। तो याद रखिएगा इसको, ये समभारिक का केस है, उदाहरण भी इसको याद रखिएगा। चलिए एनीवे, इतनी चीजें अगर हमें ध्यान में आ गई हो तो आगे की ओर हम प्रस्थान कर सकते हैं, आगे की ओर मूव कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। आपकी इजाजत हो तो आगे बढ़ा जाए। ये हमने देख लिया, सब देख लिया जी, ये चीजें होती है, वैसे वैसे चीजें जाती है। अब सवाल आता है कि रासायनिक सूत्र कैसे बनाया जाता है। रासायनिक सूत्र हम कैसे बनाते हैं? देखिए, जब आप रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो उसमें धन आयन और ऋण आयन के बीच में जो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, जो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, उनके आदान प्रदान से यह रासायनिक सूत्र बनता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन होता क्या है। संयोजी इलेक्ट्रॉन वैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सबसे बाह्य कक्षा में पाए जाते हैं। अभी हम बना रहे थे ना के सेल, एल सेल, एम सेल, जो सबसे बाह्य कक्षा में पाए जाते हैं। जैसे कि अब इसका एग्जांपल हम लेंगे, इस वाले में इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, क्योंकि सबसे बाह्य में 1 है। अब उसमें भी एक और कंडीशन बोलते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन का हम आदान प्रदान करते हैं, एक तो बाह्य कक्षा में होना चाहिए, दूसरा जितने इलेक्ट्रॉन का हम आदान प्रदान करते हैं वही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि मान लो बाह्य कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का केस देख लो, तो क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन उसका 7 हो गया? नहीं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में होता है, ये बात की चीज है, लेकिन सबसे पहला जो उसका कंडीशन है, सबसे पहला शर्त यह है कि आप जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं वही आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम मान लो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहे हैं तो हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1 हो गया। या किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, भले मेरे बाह्य कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो, तब भी मेरा संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वो अलग बात है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को किसी को हम दान देंगे तो हमारे ऊपर एक धन आवेश आएगा, धनात्मक आवेश हम कहलाएंगे। और अगर हम कहीं से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा ऋण आवेशित हो जाएगा, मतलब हम ऋणात्मक हो जाएंगे, ऋण आयन बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये दिमाग से निकल रहा है? कंफ्यूज हो रहे हो? मैं सारा वर्ड हिंदी का बोल रहा हूं, मेरे मुंह से तुम इंग्लिश का वर्ड कहां सुन रहे हो? देखो, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? वैसे इलेक्ट्रॉन जो आदान प्रदान वाले इलेक्ट्रॉन, आदान प्रदान वाले इलेक्ट्रॉन। आदान प्रदान, आदान मतलब आया, ग्रहण करना, प्रदान मतलब दान देना। ठीक है? तो आदा ग्रहण करें, जब ग्रहण करेंगे तो कैसा आवेश आएगा? ऋण आवेश आएगा। और जब दान देंगे तो कैसा आवेश आएगा? धन आवेश आएगा। बस ये याद रखिएगा।
तो जितने भी तत्व होते हैं उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हर किसी का अलग अलग संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। मैं यहां पर आपको बना के दिखाता हूं, देखो यहीं पे बना देता हूं। अब यहीं पर मैं अगर यह लिख दूं, देखो जरा, मैं यहां लिख दूं KLM, मान लो ऐसा लिख दूं, तो क्या आप ये समझ पाओगे कि यहां पर एक है यहां पर, तो खाली एक आएगा K में, दो वाले में यहां दो आ जाएगा, है ना। लिथियम केस में कितना है, 3 है। इसको मत देखो 7 ग्राम को, तभी मैंने ग्राम पहले ही लिख दिया था ताकि आप कंफ्यूज हो जाओगे डाटा देख के, ठीक है। दान दिया तो धनात्मक और दान लिया तो ऋणात्मक, बहुत बढ़िया। तो अब देखो इसको, देखो ये 3 को देखो, ये किसको देखेंगे हम लोग, 3 को देखेंगे। तो 3 को कैसे देखेंगे, यहां 2 आ गया और एल वाले में 1 आ गया। 4 देखो यहां 2 आ गया और यहां पर कितना आ गया, 2 आ गया। 5 देखो यहां 2 आ गया और यहां कितना आ गया, 3 आ गया। 8 तक रह सकता है ना इसमें। 6 देखो यहां 2 आ गया और यहां पर कितना आ गया, 4 आ गया। 7 देखो यहां 2 आ गया, है ना, और यहां पर कितना आ गया, 5 आ गया। और 8 देखो यहां 2 आ गया, यहां 6 आ गया। 9 देखो 2 आ गया, 7 आ गया यहां पे। और 10 देखो 2 आ गया और 8 आ गया। देखो ये हम बना दिए। वैसे ही अगले वाले में फटाफट चलो बनाते हैं, और उसके बाद जो है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जी यहां पर भी हम लिख देते हैं KL और M, और यहां पे अपने अकॉर्डिंग चीजों को सेट करते हैं। तो देखो जी ये है 11, 2, 8, 1, मतलब 2 और 8, K और L तो हमने पूरा भर दिया है ना यहाँ पे। तो हम अगले वाले में जाएंगे, यहाँ पे 12 वाले में 2, 8, 2, है ना। इसमें बोलो 2, 8, 3, इसमें बोलो 2, 8, 4, इसमें बोलो फास्फोरस में 2, 8, 5, आगे सल्फर में बोलोगी 2, 8, 6, आगे क्लोरीन 2, 8, 7। नेक्स्ट आर्गन की बात करेंगे 2, 8, 8, देख रहे हो 2, 8, 8। अब एम में कितना रह सकता है, एम में टोटल अभी हमने कितना देखा था, 18 तक रह सकता है। तो इतना तो फिल हो गया है। पोटेशियम कैल्शियम स्पेशल केस हो गया ये। तो ये हो गया आपका 2, और ये हो गया 8, और ये कितना हो गया यहाँ पर, इसे बोलेंगे 8 और 1, 9, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर। मैं आपको इसलिए ब्रेक करके दिखा रहा हूं। इस वाले में 2, 8, 8 और 2। अब मैं आपसे पूछूंगा कि किसका कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, आप मुझे बताना। कौन धनायन बनाएगा, कौन ऋणायन बनाएगा। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप मुझे बताओ हाइड्रोजन के केस में क्या हो सकता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन है, क्या हो सकता है, कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन केस में। तो एक ही तो है, अगर एक दे दिया तो H+, और H+ बन गया तो एक ही दे रहा है, लेन देन एक ही हो रहा है ना। तो इसीलिए यहां पर इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होगा और ये धन आवेशित बनाएगा। एकदम क्लियर। हीलियम केस में 2 है। आप मुझे बताओ हीलियम केस में 2 है, नहीं हीलियम एकदम स्थिर है। कैसा है, एकदम स्थिर है। ये क्यों लेन देन करेगा, क्यों लेन देन करेगा बताओ। बोले सर हीलियम जाने, हमें क्यों डांट रहे हैं क्यों लेन देन करेगा। अरे हीलियम तुम जानो भाई क्यों लेन देन करेगा। सर हमें डांट रहे हैं। अरे डांट नहीं रहे, मतलब किसी की सरकारी नौकरी लग गई है, वो फिर से क्यों सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा। सर प्रमोशन के लिए, IAS बना है, IPS बना है तो IAS के लिए करेगा। अच्छा वैसा यहाँ नहीं चलेगा। देखो ये स्टेबल है, क्या कहते हैं, K सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो बिल्कुल स्थिर हो जाता है, उसको जरूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन देने या लेने की। इसीलिए इस तरह के तत्व अक्रिय होते हैं, अक्रिय होते हैं, अक्रिय, कोई क्रिय नहीं होता यहाँ पर, अक्रिय होते हैं। कोई लेन देन इनका है ही नहीं भाई, कोई लेन देन नहीं, अक्रिय है, याद रखिएगा इसको। कैसा बोलेंगे, अक्रिय, इनर्ट बोलते हैं इंग्लिश में यहाँ पे। अच्छा लिथियम से काम हो जाएगा। अब लिथियम केस में K में तो 2 है लेकिन L में 1 है। क्या लिथियम को कोई देगा 7 इलेक्ट्रॉन, बोलेगा भाई मेरे सबसे बाहर में ना 1 इलेक्ट्रॉन है, मुझे 8 हो जाएगा तो मेरी खुजली खत्म हो जाएगी, मैं बड़ा बेचैन सा हो रहा हूँ, 8 नहीं होगा तो बड़ी परेशानी से होती है। देगा इसको कोई, बोलो, नहीं देगा, देगा नहीं देगा। तो मजबूरन क्या करना पड़ेगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो ये बना देगा Li+, Li पॉजिटिव बना देगा। तो कहने का मतलब है कि ऐसे स्थिति में इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है कितना, 1। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, यहां पे लिखते चलता हूं ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना रहे। कलर कॉम्बिनेशन कौन सा ले लूं, येलो ले लेता हूं। चलो ये कैसा बना देगा, ये
Li पॉजिटिव बना देगा, लिथियम आयन प्लस बना देगा यहां पर। आगे बेरिलियम केस में आते हैं। बेरिलियम केस में क्या है, 2 तो इसका ठीक है, सबसे बाहर में बचा 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन देगा? नहीं देगा, 3 से ज्यादा अलाउ ही नहीं है लेन देन करने का। कहां से दे देगा इसको? रूल फॉलो करेगा ना केमिस्ट्री का, रसायन का। तो यहां पर यह बन जाएगा Be2+, ये भी धन आयन बना देगा। कैसा? Be2+ बना देगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये जब आएंगे बोरॉन केस में, तो बोरॉन के केस में ना 3 है बाहर, इसको 5 कोई नहीं देगा, तो इसलिए बोरॉन भी B3+ बना देगा। हालांकि ये सारे स्टेबिलिटी बहुत ही कम होता है, यूज बहुत कम होता है, लिथियम का ज्यादा इस्तेमाल है, लेकिन ठीक है मैं बना के दिखा रहा हूं। अब जब हम कार्बन के केस में आएंगे, तो कार्बन के पास अब यहां पर देखते हैं कि सबसे बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन का धर्म संकट देखिए, एक बिजनेस माइंडेड है कार्बन। कार्बन के पास आए तो कार्बन कहा कि पड़ोसी, इसके पीछे 3 पड़ोसी था, है ना, इनफैक्ट ऊपर भी था ना, ये भी तो बनाएगा H+। इसके ऊपर के जितने पड़ोसी थे सबने इलेक्ट्रॉन को दान दिया, दान दिया, दान दिया। अब ये पड़ोसी भी चाहते थे कि कार्बन भी दान दे दे। कार्बन बोला, और कार्बन देखते हैं तुम क्या करते हो, 4 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास है। कार्बन सोच रहा है कि यार तुम लोग की तो मजबूरी थी, 3 2 1 था, तुम्हें कौन देगा, मेरे पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है बाहर में। सब पड़ोसी बोलता, अच्छा तुम्हारे पास 4 है तो तुमको 4 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, कोई है तुम्हें देने वाला? 3 से ज्यादा तो अलाउ ही नहीं है। बोलता हम व्यवस्था कर लेंगे। तो कार्बन जुगाड़ लगाता है, आप पढ़ेंगे इसको, सह संयोजक आबंध बनाता है, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और ये ऐसे 4 हाइड्रोजन को पकड़ता है और 4 हाइड्रोजन के साथ दोस्ती करता है, और हर एक हाइड्रोजन से अपना एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है और वो बना लेता है। तो कार्बन केस स्पेशल है, यहां पे ये एक स्पेशल केस है जिसमें ये बनाता है सह संयोजक आबंध। जो आगे डिटेल केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे, रासायनिक आबंध पढ़ेंगे, तो मैं आपको समझाऊंगा, जिसमें ये समझिए कि ये इलेक्ट्रॉनों को आपस में क्या करता है, समझौता कर लेता है, एक दूसरे से लेन देन कर लेता है। ये कार्बन केस यहां पर जाता है। आगे बात करेंगे यहां पर नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का सबसे लास्ट में क्या है? 5 है। कितना? 5 है। तो भैया अगर 5 है तो अब इसको मिल जाएगा, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से किसी से ले लेगा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं ना कि सबसे बाहर में इसका 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होगा। नहीं नहीं, मैंने शुरू से बोल रहा हूं, संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं होता कि बाहर में कितना है, आप कितना आदान प्रदान कर रहे हैं। तो आदान प्रदान क्या, ये 3 किसी से लेगा, और जब 3 किसी से लेगा तो ये बना देगा N3-। कैसा बना देगा? N3- बना देगा ये, यानी कि ये आपका हो गया ऋणात्मक बना दिया। इसका कितना हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन? 3 हो गया। अब ऑक्सीजन केस में बहुत ही फेमस है, बाहर में 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको बाहर से बहुत आसानी से मिल जाएगा, और ये बना देगा O2-। ठीक है, आगे बात करेंगे यहां पर फ्लोरीन केस में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, बना देगा F-। और अगेन नीचे आएंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि यहां पे 2 और 8 है, यानी सबसे बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको क्या जरूरत है भाई, ये लोग इसके सब बनने की कोशिश कर रहे थे, ये क्यों बनेगा? ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन जितना होना चाहिए, भगवान की कृपा से सब कुछ इसके पास है। तो ये क्या बन जाएगा? अक्रिय इनर्ट गैस बन जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो कहां कहां देखा आपने, हीलियम में अक्रिय है और साथ में नियोन में अक्रिय है। चलिए आगे बात करते हैं अगले वाले में। यहां पर फटाफट देख लेते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे देगा और बना देगा सोडियम Na+। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1 हो गया। जितना चार्ज होता है उतना ही आवेश होता है, उतना ही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। Mg2+ में 2 दे देगा, Mg2+, ये 3 दे देगा, Al3+। और ध्यान दीजिएगा, जो धातुएं होते हैं ना, बहुत अच्छा दान देते हैं इलेक्ट्रॉन का, समझ रहे? मतलब कहते हैं ना, कौन कितना अच्छा धातु है, जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा दान करे वो सबसे अच्छा धातु है। जितना बड़ा दानी उतना बढ़िया धातु, याद रखिएगा। और ये वाला केस में, सिलिकॉन केस में अगेन एक स्पेशल केस आ जाता है यहाँ पे, जहां पर सहसंयोजक का केस बनाता है। यहां से क्या करेगा, लेना स्टार्ट करेगा, यानी कि P3-, यहां से H2-, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां Cl-, और यहां ये देखिए, ये बिल्कुल ही जितना होना चाहिए आर्गन केस में 2 8 8, मतलब ये कर रहे हैं बिल्कुल स्टेबल, ये भी इनर्ट हो जाएगा। 8 है यहाँ पे, अष्टक रूल फॉलो कर रहा है, तो ये भी अक्रिय हो जाएगा।
अक्रिय। इसके अलावा हम आगे बात करेंगे ये। अब यहां पर बात करते हैं पोटासियम और कैल्शियम में। बहुत बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं, चीजें उनको समझ नहीं आती है। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, यहां पर समझिए कि अब जब इलेक्ट्रॉनों की लेन देन की बात आएगी, जैसे पोटासियम की बात आई है, तो 8 तक तो ठीक है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना जो इसका एक्स्ट्रा है यहाँ पर, और इसका 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये बना देगा K पॉजिटिव और ये बना देगा Ca2+। इस तरीके से बनाएगा यहाँ पे। तो ये सारा का सारा हमने देखिए लिख लिया, नेगेटिव पॉजिटिव सब लिख लिया है। अब यहां पर हम लोग आते हैं रासायनिक सूत्र कैसे बनता है। रासायनिक सूत्र कैसे बनता है, तो रासायनिक सूत्र में क्या होता है कि आप यहां पर लिखते हैं धन आयन, और यहां पर लिखते हैं ऋण आयन। धन आयन और ऋण आयन यहां पर लिखते हैं। अब इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, अदला बदली कर देते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉनों का अदला बदली करते हैं। तो स्टेप 1 में तो ये लिख दिया हमने, और स्टेप 2 में क्या करेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की अदला बदली। संयोजी इलेक्ट्रॉनों क्या कर देंगे, अदला बदली कर देंगे। इसको थोड़ा आसान तरीके से हम लोग समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा यहां पे। अब जैसे मान लो हमने यहां लिखा X पॉजिटिव और यहां लिखा Y नेगेटिव, तो अब जितना भी इस पे आवेश होता है वही उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। इस बात को समझिए यहां पे। तो इसका नीचे यहां पर लिखेंगे 1 और इसके नीचे भी 1 लिखेंगे, ये इसको चला गया और ये इसको चला गया। इसका जो रासायनिक सूत्र बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, X और Y ऐसा बनेगा, यहां पर XY बन जाएगा यहां पर। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, उदाहरण देता हूं यहां पर। मान लो मैंने लिया Na+ और यहां लिया Cl-। ठीक है, तो इसका 1 है और इसका भी 1 है, ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया यहां पे, फॉर्मूला बन गया NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया यहां पे। ऐसे ही आप और अदला बदली यहां पर कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहां लिखा X2+ और यहां Y- लिखा है यहां पे। इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, ये यहां चला गया और ये यहां चला। इसका फॉर्मूला क्या बन गया, अब देखिए अदला बदली होगा तो कैसे बनेगा, X यहां पर तो 1 ही आएगा, तो 1 तो लिखते नहीं है, लेकिन Y के पास 2 आ जाएगा, तो इसमें हो गया X/2। इसका उदाहरण लेना चाहेंगे हम लोग, एग्जाम्पल लेना चाहेंगे यहां पर। जैसे मान लो हम लिखते हैं Mg2+ और यहां लिखते हैं Cl-। तो इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, तो ये क्या बन गया, Mg के पास तो 1 ही आया, इसका नीचे लिखते हैं, हमेशा नीचे लिखेंगे, और Cl के पास 2 आ गया, तो MgCl2, और इसका नाम क्या हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड इसका हो गया। वैसे ही अगर हम आगे आए और हम ये मान के चलते हैं कि ये X मान लेते हैं कि X3+ है, और ये मान लो Y2- है, इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, ये इसको दे दो और ये इसको दे दो, इस तरीके से अदला बदली कर लो केवल। तो जब ऐसा करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा X2/3। उदाहरण लेके समझाना चाहेंगे, जैसे मान लो हम ले लेते हैं Al3+ जो पीछे बैक में था, और ये ले लेते हैं O2-, इसको ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ये 3 इसके पास है, 2 इसके पास है, ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Al2O3 बन जाएगा, यानी ये बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और एक चीज और बता दूं,
अगर ऐसा कोई केस आता है, फोर्थ वाला लिख देता हूं, अगर कोई ऐसा केस आता है जहां पर दोनों बराबर हो जाए, जैसे यहां भी 2 प्लस है और यहां भी 2 माइनस है, तो डायरेक्टली आप यहां पर एक्स बाई लिख देना जब दोनों बराबर हो जाए, क्योंकि 2 और 2 का अनुपात 1 होता है। डायरेक्ट आप लिख देना। जैसे उदाहरण देना चाहेंगे आपको यहां पे, जैसे मान लो यहां पर मैं लिख देता हूं Mg2 प्लस और यहां लिख रहा हूं O2 माइनस, डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैं कुछ ऋण आयन और कुछ धन आयन लिख देता हूं, घर पे आप उसको प्रैक्टिस करना, उसको बनाने की कोशिश करना, जिससे कि और आपका यह स्ट्रांग हो जाए। तो जैसे मैं यहां सबसे पहले आपको धन आयन लिख देता हूं, कुछ ऐसे धन आयन जो आपको याद रहना चाहिए, और इधर ऋण आयन लिख देता हूं। पहले धन आयन लिख देते हैं यहां पे, जैसे कि सोडियम, Na प्लस सोडियम आयन हो गया, मैग्नीशियम, Mg2 प्लस, एल्यूमिनियम, Al3 प्लस, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, और पोटासियम, पोटेशियम, पोटासियम हो गया K प्लस, कैल्शियम, Ca2 प्लस, सिल्वर, Ag प्लस, कॉपर, कॉपर में भी क्यूप्रस क्यूप्रिक होता है, मैं कॉपर ही लिख देता हूं मैं, Cu2 प्लस, आयरन भी होता है। ठीक है, और भी बहुत सारा इसके अंदर है, आप निकालोगे तो बहुत सारा निकल जाएगा, मतलब कुछ मोटा मोटी ऐसे लिख दिया है, और कुछ ऋण आयन इधर लिख देता हूं मैं। कुछ ऋण आयन यहां पर लिख देता हूं। तो जब हम ऋण आयन की बात करेंगे यहाँ पे, तो जैसे मान लो ऑक्साइड, ये लाइन ड्रॉ कर दो पहले, जैसे मान लो हो गया ऑक्साइड, इसका नाम थोड़ा सा बदल जाता है, ऑक्साइड जो होता है O2 माइनस होता है। ठीक है, सल्फेट, सल्फेट हो गया SO42 माइनस, कार्बोनेट, कार्बोनेट हो गया CO32 माइनस, एक होता है बाई कार्बोनेट, इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बोलते हैं HCO3, एक माइनस केवल होता है। क्लोराइड, Cl माइनस, फ्लोराइड, F माइनस, ब्रोमाइड, Br माइनस, सल्फेट, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, और कौन सा बच गया, और भी बहुत सारा है, जो पढ़ेंगे ना वो भी आता है आपका, फॉस्फेट, और मतलब में, और देखिएगा जब पढ़ेंगे तो अलग अलग आएगा। तो इनको बीच में क्या करना है, एक चार्ट आपको बनाना है। ठीक है, हाँ, इनको याद करना है, इनको याद मुझवानी पूरा ये सब, जितना बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ ना, रसायन बता रहा हूँ, एकदम रट लेना, क्योंकि यही काम करेगा, फॉर्मूला वगैरह बनाना, सब कुछ करना, आपको ध्यान रहना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो अब इनको कैसे करना है काम, उसको समझिए जरा। अब यहाँ पर हम बनाएंगे फॉर्मूला, एक इंटरचेंज करेंगे यहाँ पे ऐसा, तो इस तरह से एक चार्ट बनाएंगे ऐसा करके, देखो, एक घर पे ना चार्ट बनाना है ऐसा करके, जो बता रहा हूँ वो फॉलो केवल करते चलो। केमिस्ट्री
एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, पढ़ने में मजा आएगा, फिर ये प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगा कि नहीं समझ में आता, ये नहीं वो नहीं सब। ऐसे करके एक चार्ट बनाना। मैंने ना एकदम कमजोर से मैंने कहाँ से न्यूज आ गया ये। केमिस्ट्री मैंने कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों को देखा है सही करते हुए। मान लो ऐसे बना देते हैं, और नहीं तो क्या, ऐसे ही बना देता हूं मैं, और फिर यहाँ पर इस तरह से ऐसे कर। ठीक है, ऐसे अपने हिसाब से बना लेना जो आपको बनाना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इधर लिखेंगे धन आयन, इधर मान लो लिख लो धन आयन, इधर ऋण आयन, जो मर्जी है, मान लो इधर धन आयन लिखते हैं, मान लो ऊपर कहीं लेते हैं, फिर ये ऐसे से मिलाने में आसानी रहेगा। इधर ले लेते हैं धन आयन, मान लो इधर धन आयन ले लेते हैं, और नीचे की तरफ ले लेते हैं ऋण आयन। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ ले लिया मैंने Al3+, यहाँ ले लिया Na+, यहाँ ले लिया Mg2+, ठीक है, ऐसे करके ले लो। यहाँ ले लिया Ca2+, एग्जाम्पल बता रहे हैं, ऐसे करके ले लिया। अब यहाँ पर ले लिया मान लो O2-, है ना, SO4 2-, Cl-, ऐसे ले लो, Br-, कुछ एग्जाम्पल इस तरह से ले लिया हमने। अब इसमें हम क्रॉसिंग करेंगे, क्रॉस करके इसको बनाते जाएंगे। अब जैसे मान लो यहाँ बनाना है तो इसको मिलाएंगे Al और 2, तो एक्सचेंज डायरेक्ट कर देता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, ये Al के पास 2 आ जाएगा और O के पास 3 आ जाएगा। इसका नाम लिख देंगे यहीं पर एल्युमिनियम ऑक्साइड। अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी। अब मान लो कि हमें इसका लिखना है, सोडियम और सल्फेट बनाना है, तो देखो ये Na हो गया। अब Na के पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये SO4 आ गया ना यहाँ पे। अब अगर मान लो एल्युमिनियम सल्फेट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, Al के पास 2 आ गया, अब ये SO4 है, यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, ये SO4 है। अब एल्युमिनियम का 3 अगर यहां लिखोगे तो 43 बन जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना इसको। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहां ब्रैकेट दे देंगे, और ब्रैकेट दे के यहां 3 लिखेंगे, ये 3O के लिए भी है और ये 3S के लिए भी है। अब यहां देखो 3 लिखते हैं, ये 12 ऑक्सीजन हो गया, 4 ऐसे O4 3 बार आएगा ना, 4 + 4 + 4, और सल्फर कितना हो गया, 3 हो गया, तो एल्युमिनियम सल्फेट हो गया। ये बनाना, और इसका चाहो तो यहाँ मास भी लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसका मास लिखना है हमें, तो एल्युमिनियम कितना हो गया, आप नॉर्मल लिखो ना, यहाँ पर ऐड कर लो, यहाँ पर एल्युमिनियम हो गया 27, तो 27 × 3 प्लस और 16 मल्टीप्लाई, नहीं मल्टीप्लाई 2 और 16 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया 54, और ये 48, कितना आ गया, ये 8 4 12, 2 हाथ में 1, 5 4 9, 1 10, 102 ग्राम आ गया। तो आप ये भी साथ साथ में लिखते चलना, जिससे कि आपका आणविक द्रव्यमान निकालने में आसानी रहेगी, आप चीजों को निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये चीजें जो मैंने आपको सिखाई है, बेसिकली ये इतनी चीजें आपको बताई समझाई कैसे से होता है। हालांकि जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और भी बहुत सारी चीजें हम आपको बताते चलेंगे, समझाते चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा तो समझिए कि कैसे क्या हो रहा है। अभी इसमें जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो रासायनिक आपका जैसे होता है ना रासायनिक समीकरण हो गया, ठीक है, या और भी आगे जो हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अपकरण, जो भी चीज़ें वो सब हम देखेंगे इसमें। तो आज के क्लास में यहीं तक हम रखते हैं, जो भी आपका एक रसायन शास्त्र का बेसिक था। क्या लगता है आपको, आज आपने जो क्लास लिया है, कुछ नॉलेज कुछ ज्ञान आपके दिमाग में बढ़ा है? अब लग रहा है कि चीज़ें थोड़ा सा क्लियर लग रहा है, एक बढ़िया सा समराइज हो गया है, थोड़ा और आसान तरीके से अच्छे से हम बढ़ पाएंगे। तो कुछ चीज़ें हमें बता सकते हैं, इससे हमें पता चलेगा कि हमारे विद्यार्थी का क्या कुछ फीडबैक है। उसके हिसाब से अगले क्लास में अगर लगेगा कि कुछ कमी है तो अगले क्लास में फिर हम इस पर विचार कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो कुछ बच्चों का लिखा है यस सर, कुछ बच्चों ने लिखा है कुछ कुछ सर। इसका मतलब है कि आपको इस पर मेहनत करना है। अगर ये वाला चार्ट आपने घर पे बना लिया और इसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो पीछे का सब याद हो जाएगा। तो जितना है उसको अच्छे से करो, और ये पीडीएफ आपको यहीं पर आपको यहाँ प्रोवाइड कर देंगे, इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा यहाँ। ठीक है सर, मैथ की क्लास
कब होगी। मैथ क्लास सीएल सर लेते हैं ऑलरेडी, देखिए मैथ के कोर्स में वहाँ अपडेट आपको मिलेगा। वो बड़े बिजी रहते हैं, बड़ा बिजी शेड्यूल उनका रहता है, तो इस वजह से उनकी क्लासेस जो है वो उसमें जाता है, रिकॉर्डेड फॉर्म में जाता है, अपडेट रहता है, बिल्कुल चेंज होता रहता है। अब देखिएगा सारा सीएल सर का लेक्चर वहाँ पर मिल जाएगा और बहुत मज़ा आएगा पढ़ के आपको, एक एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर हम बाइंड अप करेंगे। अगले क्लास में हम लोग अध्याय 1 की ओर आगे बढ़ेंगे और अध्याय 1 को अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना। कुछ और जो कमी रहेगा अगले क्लास में आपको बता देंगे। तो मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।